जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब आपको आवाज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? पहले से काफ़ी चीज़ें सुधार हुई हैं, मैंने आपको ग्रुप में इन्फॉर्म भी किया था। मैं आपको बता दूं, आज का चैप्टर होने वाला है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उससे पहले मुझे सिर्फ आपसे 1-2 मिनट कुछ बात करनी है, ठीक है? एक बात बताओ, प्रॉब्लम किसके साथ नहीं होता है? सबके साथ होता है, ठीक है? मैंने बोला है कि भाई आवाज़ में दिक्कत हो रही है, मैं उसको ठीक कराऊंगा, ठीक है? मैं ठीक कराऊंगा और मैं करा रहा हूँ। मैंने पूरा दिन अपना ख़राब किया उस चक्कर में। बट आप क्या, कुछ लोग हैं जो उसमें भी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है? क्या आप खुद से एडजस्ट नहीं कर सकते थोड़ा बहुत? मैं जब कह रहा हूँ कि मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ और आप 5-7 प्रॉब्लम और गिनाने लगे कि सर सिलेबस कब ख़त्म होगा, सर ये सब्जेक्ट आप कब पढ़ाओगे, सर हिस्ट्री कब स्टार्ट होगा, सर पॉलिटी कब कराओगे? ये कोई तरीका होता है क्या? हाँ? सर आप यहाँ से मत पढ़ाओ, आप इस वाले बुक से पढ़ाओ, आप उस वाले नोट से भी पढ़ाना, आप ये चीज़ का भी ध्यान रखना, आप वैसे मत करना। यार मैं क्या बोलूँ अब आपको? अगर मुझे यही करना होता ना तो मैं किसी अच्छे से कोचिंग में, अच्छे से इंस्टीट्यूट में करा रहा होता और आप वहाँ पैसा दे करके पढ़ रहे होते और अच्छा पैसा मुझे मिल रहा होता, ठीक है? सारी चीज़ें जिसका भी नाम तुम जानते हो ना, उस अच्छे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा होता अभी। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एसएससी के बच्चे किस कंडीशंस में रह रहे हैं, तब मैं यहाँ फ्री में पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का कोई रीज़न है। मैंने देखा अपने आसपास बच्चों को कि कैसे वो रह रहे हैं, ठीक है? अब बिना मतलब के क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर कोई जेन्युइन कंसर्न हो तो पूछो ना, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, कौन से काम कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पर। जो तुम एग्ज़ाम दोगे ना, मैं 2 बार क्लियर कर चुका हूँ और ऐसे ऐसे दर्जनों एग्ज़ाम में क्लियर कर चुका हूँ। ऐसे नहीं बैठा हूँ मैं, और जिनमें सबसे छोटा एग्ज़ाम में से एक सीजीएल एग्ज़ाम है। तो मुझे मत बताओ कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने दिन में पढ़ाना है। मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। प्लीज़ मुझे मत समझाओ। कम से कम इतना तो दायरा मेंटेन रखो यार, हैं? और प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत एडजस्ट करो अगर होता है तो। आगे से मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं होता भाई, तुम्हारे वजह से, कुछ लोगों की वजह से सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। अगर एक भी बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है ना, तो कम से कम हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें, उससे पढ़ने दो, ठीक है? उससे पढ़ा रहा हूँ। और जिस दिन वो एग्जाम देकर के आएगा ना, अभी प्रीलिम्स हुए ना, ईयर 1 हुआ, अच्छे अच्छे जो बैच से पढ़ करके आए हैं, जा करके कमेंट देखना। वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें बैच में चीज़ें नहीं मिली, इतने फेमस फेमस टीचर हैं, हम उन लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ाया, ठीक है, जैसे आप पढ़ा रहे हो। और मेंस के बाद भी मैं यही रहूँगा। अभी भी टीयर 1 का जब आंसर किया है ना, जा करके चेक कर लेना कि जो पेड वाले टीचर्स ने पढ़ाए हैं और मेरे सिर्फ वन शॉट से कितने सवाल वहाँ बने हैं, ठीक है? जो बच्चे सिर्फ लास्ट के समय देख करके गए, वो कह रहे हैं कि सर हम पछता रहे हैं कि हमने पूरा नहीं देखा। तो तुम मुझे ना बताओ प्लीज़ कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। मेरे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कहाँ क्या करता हूँ, कौन से काम करता हूँ, तुम्हें नहीं बता सकता मैं। और उस बीच में तुम 10 मैसेज करोगे, 15 मैसेज करोगे, बिना मतलब की चीज़ें कमेंट करोगे। भाई तुम अच्छा नहीं बोल सकते मत बोलो, बट बिना मतलब के प्रेशर मत बढ़ाओ, ठीक है? एक बंदा, क्या बोलूँ मैं यार, किसी के लिए आप इतना एफर्ट करो, सब चीज़ करो, सब चीज़ छोड़ छाड़ के, और फिर आप बदले में ऐसी चीज़ें करते हो तो अच्छा नहीं लगता ना। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, मैंने कहा है कि मैं कराऊंगा तो कराऊंगा। बिना मतलब चीज़ें करते रहते यार, मुझे कोई शौक नहीं आपको आकर के यहाँ बोलने का। बहुत लगा हुआ है आपका, तभी मैं यहाँ करा रहा हूँ। चलो छोड़ो, जैसी मर्जी है करते रहो आप। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, और भरोसा रखिए, ठीक है? आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसका नाम है। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, एक लॉ होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, इसे मिस मत करना प्लीज। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है, देखो यहाँ पर सारी बातें लिखी गई है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। कल हमने बात किया था कि एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, ठीक है? तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या करते हैं, आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना रहे थे, ठीक है? H2O बना रहे थे। तो ये कैसे मिलते हैं, क्या इसका नियम होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं? ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी हाइड्रोजन उठाया और ऑक्सीजन मिला करके वो क्या H3O करोगे तो ये हो जाएगा पानी? नहीं बनेगा। इसका एक नियम है, एक कानून है। उसी नियम को, उसी लॉ को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें 4-5 और लॉ आते हैं, छोटे छोटे लॉ, ठीक है? बस एक एक लाइन में हम देखते चलेंगे जितना आपका काम का है। स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ, सबसे पहला लॉ है, बहुत ध्यान से सुनना।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, हिंदी में भी लिखा हुआ है तो घबराना नहीं है। ये सबसे पहले तो एंटोनियो ए लेवाइजर ने दिया था, लेवाइजर अंकल वही जो हमने कल पढ़ा था, कब 1774 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी ध्यान रखना है। 1774 में कहा क्या इन्होंने, देखो भाई इन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि ए और प्लस बी मान लो मिल करके ए बी बना रहे हैं, ठीक है। तो इधर वाले को हम रिएक्टेंट कह देते हैं और इधर वाले को जो बन रहा है उसको हम प्रोडक्ट कह देते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब जो रिएक्टेंट का मास होता है ना, जैसे मान लो ए 5 ग्राम का था, बी 5 ग्राम का था, ठीक है। तो ये जो ए बी बना होगा ना, ये टोटल कितने ग्राम का रहा होगा, 10 ग्राम का रहा होगा। मास कभी इधर तो नहीं होता है, मास में कोई बदलाव नहीं होता, जितना रिएक्शन के इधर होगा उतना रिएक्शन के उधर होगा। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है कि भाई साहब जब भी आप ठीक है, जब भी आप मान लो कोई एक कंपाउंड हो गया H2O, ठीक है, H2O, तो इन दोनों का मास का जो रेशियो है, इन दोनों का क्या है, मास का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। अब तुम H2O चाहे घर के पानी में से लो या तुम नाली के पानी में से लो, उसमें और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पानी का फॉर्मूला, पानी का मास, ठीक है, जितना सादा पानी में, फ्रेश वाटर में H2O में ऑक्सीजन का भार होगा, हाइड्रोजन का भार होगा, इन दोनों का जितना रेशियो होगा उतना ही तुम दूसरे जगह से पानी लो, कहीं से भी उठाओ, कोई भी सोर्स से उठाओ, तो उसमें भार बराबर ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। वो फिक्स रहता है, उसकी रेशियो फिक्स रहती है इन दोनों के भार की, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, देखो भाई साहब, ये कहता है कि when two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combined with a fixed mass of the other are in the ratio of a small whole number। कह रहा है कि जब दो मिलकर के, देख रहे हो यहाँ पर C और O, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। बोल रहा है कि जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो इन दोनों के मिलने का जो रेशियो होता है ये फिक्स होता है हमेशा, ये बदलता नहीं है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर देख रहे हो एक ही रेशियो में मिल रहे हैं, यहाँ पर 1-2 के रेशियो में मिल रहे हैं, तो ये हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी इधर नहीं होता है। अगर ये अलग अलग रेशियो में मिलेंगे तो कोई और कंपाउंड बन जाएगा। अगर CO2 बनाना है तो तुम्हें हमेशा यही रेशियो रखना होगा, अलग रेशियो नहीं रख सकते तुम, ठीक है। ये कहता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। गे-लुसाक लॉ में क्या हो जाता है, देखो नाम से ना हंसना नहीं है, ये के बाद लुसाक भी आता है, पूरा नाम पढ़ना। इन्होंने ये जो लॉ दिया था 1808 में दिया था। इन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, यहाँ सारी बातें लिखी गई, मैं तुम्हें समझाते चल रहा हूँ एक एक लाइन में, ठीक है। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए क्योंकि इसका अभी आने वाले चैप्टर से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। इसका जो है, हाइड्रोजन और क्लोराइड, मान लो दो गैसेस आपस में मिलकर के एक तीसरा कोई गैस बना रही है, ठीक है। तो इनका जो अनुपात होता है हमेशा क्या होता है, होल नंबर में होता है। 1-1-2 देख रहे हो, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और 2 हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये मॉलिक्यूल है, HCl का मॉलिक्यूल है। तो ये हमेशा होल नंबर में होगा, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 हो रहा है या 3/2 हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये इन्होंने कहा था। अब आ जाते हैं पांचवें लॉ पर। पांचवा लॉ है एवोगाड्रो लॉ, एक रेसिप्रोकल लॉ भी होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। एवोगाड्रो लॉ पढ़ लो। एवोगाड्रो लॉ ये कहता है कि मान लो कि अगर कोई गैस है, ठीक है, अगर कोई गैस है तो उसका जो वॉल्यूम होगा ना, उसका जो आयतन होगा, वो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। कब होगा, जब उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होंगे। दोनों को अगर फिक्स कर दिया जाए तो उसका जो वॉल्यूम होता है उसमें नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे उसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना देख लो ताकि हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं किस पर, एटॉमिक थ्योरी पर। एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, सर जॉन डाल्टन ने। ये डाल्टन भाई का नाम याद रखना क्योंकि ये पूरे केमिस्ट्री में आपका साथ नहीं छोड़ने वाले डाल्टन भाई। तो डाल्टन भैया ने क्या करा, 1808 में थ्योरी दी, सिद्धांत दिया, वही जो ऊपर आपने थ्योरीज पढ़ी ना उसके बिहाफ पर। और इसमें कुछ बातें कही इन्होंने, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है 1808, भूलना नहीं है। कुछ बातें कहीं एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखो हिंदी में भी लिख करके लाया हूँ, तो चिंता नहीं करनी है, आराम से पढ़ेंगे सारी चीजें, बस समझते चले जाओ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि देखो भाई साहब,
जब आप कोई सबस्टांस उठाते हो, कोई भी सबस्टांस, कोई भी पदार्थ उठाते हो, उसको तोड़ना शुरू करो, उसको तोड़ना शुरू करो, उसको तोड़ना शुरू करो। जो सबसे छोटा पार्ट बचेगा ना, सबसे छोटा पार्ट जिसको आप नहीं तोड़ सकते, उसको हम कहते हैं एटम। क्या कह देते हैं? एटम। तभी इसका नाम दिया इन्होंने, क्या? ए प्लस टॉम। ए का मतलब होता है, कल मैंने बताया था, जिस भी शब्द के आगे ए या एन लगा होता है उसका मतलब होता है नॉट, और टॉम का मतलब होता है टू बी डिवाइडेड, मतलब अब इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो अब इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एटम। सारे के सारे पदार्थ जो हैं ये किसके बने हुए हैं? परमाणु के बने हुए हैं। ये स्टेटमेंट इसलिए लिख करके लाया हूं क्योंकि आने वाले अभी टीयर 2 में, और जैसा पैटर्न बदला, ये स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा डाल्टन के रूल को फॉलो नहीं करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, कि हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन तुम कहीं का भी उठाओ, ठीक है, या मान लो ये पानी है, तो तुम पानी कहीं का भी उठाओ, कहीं का भी उठाओ, कहीं से भी पानी ले लो, तो इसके जितने भी एटम है ना, चाहे यहाँ का पानी हो चाहे यहाँ का पानी हो, इन दोनों का एटम सेम होगा। अगर दोनों सब्सटेंस सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो इन दोनों का एटम भी सेम होगा, इन दोनों का जो सबसे छोटा कण होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। अब तीसरा बात ये कहते हैं जस्ट इसका उल्टा, कि मान लो ये H2 है और दूसरा है CO2, ठीक है, तो ये दोनों दो तरह के सब्सटेंस हैं, दोनों दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। तो बोला कि अगर दोनों डिफरेंट होंगे ना, तो इनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात। तो ये तीन बातें हो गई, वही चीजें यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा? कहा कि देखो भाई साहब, एक और बात ध्यान रखना है आपको, यहाँ से देखो जो ऊपर हमने लॉज पढ़ा ना, यहाँ करके वो मर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एटम जो है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब ना तो हम उसको बना सकते हैं, ना तो हम उसको बिगाड़ सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्शन में रिएक्टेंट के टाइम भी जितना मास रहता है, प्रोडक्ट के टाइम भी उतना ही मास रहता है, वो इधर उधर नहीं होता है, ना बनता है ना बिगड़ता है। तो इन्होंने एटम के बारे में भी सेम बात कही। उसके बाद आ जाता है 5वां नंबर। इन्होंने कहा कि एटम जो है हमेशा क्या होता है, सिंपल होल नंबर के रेशियो में एक दूसरे से जुड़ता है। जैसे मान लो H2O, तो तुम देख रहे हो कि हाइड्रोजन क्या है, दो है, और ऑक्सीजन का है 1, ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या के अनुपात में एक दूसरे से जोड़ करके कंपाउंड बनाते हैं। ये भी बात इन्होंने कहा, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन के लॉ में, हमने ऊपर अभी जस्ट पढ़ा है कि यही बात कही गई थी। और इन्होंने आखिरी बात ये कही कि देखो भाई साहब, when two elements combine to form more than one compound, they do so in simple whole number। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल प्रोपोर्शन जो हमने पहले देखा, बस उसी को ये भी फॉलो करता है, सिंपल। ये 5-6 बातें हैं जो एटॉमिक थ्योरी या फिर परमाणु सिद्धांत से निकल करके आती हैं। हिंदी में इसको क्या कह देते हैं? परमाणु सिद्धांत कह देते हैं, लिख लेना आप। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इस थ्योरी से क्या हुआ, इन्होंने तो कह दिया, किसने? डाल्टन भाई साहब ने, कि भाई देखो अब एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन साइंटिस्ट बैठे हैं पागल हमारे, उनको लगता है कि अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता भाई, तुम्हें लगता है ऐसे, हमें नहीं लगता ऐसा, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे। ये डाल्टन भैया कह दिया, थोड़ी मान लेंगे हम, साइंटिस्टों का तो काम ही यही है कि हम तोड़ कर देखते हैं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। तो लिमिटेशंस हैं, इसकी सीमाएं हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? बाद में जाकर के पता लगा कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते, एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, ठीक है, मतलब एटम को हम तोड़ भी सकते हैं। तोड़ने के बाद अंदर से क्या निकला था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी अंदर ही बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि देखो, तुम कह रहे थे नहीं टूटेगा, कैसे नहीं टूटेगा। उसके बाद दूसरी अगर बात कहें तो कहा गया कि अगर एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस, कि हमने देखेंगे अभी आगे चल के आइसोटोप्स के बारे में, कि सेम एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है, सेम एलिमेंट है कार्बन, लेकिन इसके मास जो है अलग अलग हो सकते हैं। तुमने कहा था कि एक ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आइसोबार की जब खोज हुई, आइसोबार में क्या हो जाता है कि सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, कि अलग अलग कंपाउंड के, अलग अलग एलिमेंट के परमाणु भार बिल्कुल सेम है। हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये, ठीक है, ये भी उसका एक्सेप्शन है। और इन्होंने एक और गलती करी कि इन्होंने जो एटम का स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको कहते हैं, मतलब क्या, एटम से भी छोटा, एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स, कण को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने नहीं कही थी, तो इसलिए इनकी थ्योरी को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, हालांकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा एटम के बारे में। देखो,
एटम डाल्टन ने तो 1808 में बताया, लेकिन सबसे पहले 500 बीसी के आसपास, 500 बीसी के आसपास हमारे ऋषि मुनियों ने, एक ऋषि मुनि हुए महर्षि कन्नड़, ठीक है, उनका नाम था महर्षि कन्नड़। इसीलिए मैं लिख के लाता हूं क्योंकि बाद में ना ये दिक्कत करने लगता है। महर्षि कन्नड़, ठीक है, कन्नड़। तो महर्षि कन्नड़ साहब ने क्या करा था, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले, आज से 500 ईसा पूर्व ही उन्होंने एटम के बारे में बता दिया था कि भाई देखो, जो सबसे छोटा कण है उसको हम परमाणु कहते हैं। क्या कहा था उन्होंने? परमाणु, ठीक है, परमाणु की पूरे सृष्टि का निर्माण जो हुआ ये सबसे छोटे कण से हुआ, जिसको हम परमाणु कहते हैं। बाद में डेमोक्रेटस और एक दो साइंटिस्ट और हुए, जो बहुत पुराने साइंटिस्ट हो, उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण वगैरह नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि भाई साहब, ये डाल्टन के बाद से कि एटम को भी हम तोड़ेंगे, ऐसे कैसे नहीं टूटेगा, देखते हैं हम। तो उन्होंने क्या करा, तोड़ने पर लग गए। तो देखा क्या, तोड़ने के बाद उस एटम के कई सारे टुकड़े अंदर से निकले, जिसमें से एक तो इलेक्ट्रॉन का नाम आपने सुना होगा, प्रोटॉन का नाम आपने सुना होगा, न्यूट्रॉन का नाम सुना होगा, ये तो थे ही थे। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल्स, हिग्स बोसोन, आज के टाइम पर जिसको हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसके लिए गोल्ड नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, जिन्होंने इसकी खोज करी है। आप पता करना कि किन्होंने इसकी खोज करी है, हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेंगे। न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ग्लूऑन, मुऑन, क्वार्क, फोटॉन, ये सारे जितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये सब एटम के अंदर से निकले हैं। सोच रहे हो कि जिसका वो कह रहे थे डाल्टन भैया कि भाई एक भी टुकड़ा नहीं कर सकते, ये साइंटिस्ट बेवकूफ नहीं है, इन्होंने देखो कितने सारे टुकड़े कर लिए ईगो पर लेने के बाद। पॉजिट्रॉन आप याद रखोगे, इसलिए याद रखोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है ना ये अपोजिट होता है, ठीक है। प्रोटॉन अपोजिट नहीं होता क्योंकि प्रोटॉन का भार बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, अभी हम आगे देखेंगे। पॉजिट्रॉन जो है भार और चार्ज में ठीक उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन के, तो हम इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट किसको मान लेते हैं? पॉजिट्रॉन को, ठीक है। ये सीडीएस में ना पूछा हुआ था, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, म्यूऑन, न्यूट्रिनो, ग्लूऑन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और ये सारे दिए हुए थे, और लिखा हुआ था ऑल ऑफ द अबव, हाउ मेनी ऑफ द अबव ऑप्शंस आर नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऐसा कुछ था, ठीक है, क्वेश्चंस। और ये सारे ऑप्शंस में थे, म्यूऑन भी था, ध्यान रखना आपको। एक भी लाइन जो भी लिखी हुई है ना, बहुत रिसर्च करके लिखी हुई है, ऐसा नहीं है। अब एक एक करके हम सारे पार्टिकल्स को देख लेते हैं, क्या क्या निकला जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज करने वाले कौन थे? जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जे थॉमसन, 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। जे थॉमसन ने कब इसकी खोज करी थी? 1897 में। और इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, क्या होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये जानने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब से आप बैटरी में देखा हो ना आपने कि एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव होता है, दो पोल होते हैं बैटरी में, ठीक है, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज को हम कैथोड चार्ज कह देते हैं और पॉजिटिव वाले साइड को हम एनोड साइड कह देते हैं। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया, किसने किया था? जे थॉमसन ने, और इससे उनको मिला क्या? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले उनका है, डाल्टन कह रहा था कि भाई इसमें इसके टुकड़े नहीं किया सकते, ले लिया ना हमने, कर दिए ना टुकड़े। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है? तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये ध्यान रखना, आपको ये चार्ज ध्यान रखना है, भूलना नहीं, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। और इसका एब्सोल्यूट जो मास होता है, मतलब एक्चुअल जो वजन होता है, वो कितना होता है? 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ध्यान रखना है, 10⁻31 किलोग्राम। सोच रहे हो कितना छोटा, कितना माइन्यूट होता होगा। अब कई बार पूछ लेता है E/m का रेशियो, मतलब इन दोनों का अनुपात क्या होता है। इन दोनों का जब आप अनुपात निकालोगे तो देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो माइनस में आएगा। अब इसको भाग दोगे ना तो ऑलमोस्ट इतना आता है। कितना आता है? थोड़ा सा एक बार इसको चेक कर लेना, चेकआउट कर लेना, थोड़ा सा मेरे को डाउट है, बट मेरे हिसाब से ये ठीक होगा। 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी के इसका यूनिट होता है, और ये इसका वैल्यू आता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के बारे में इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज, देखो इलेक्ट्रॉन से पहले ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन से पहले ना गोल्डस्टीन निकल गए थे खोजने के लिए। सबसे पहले ईगो पर इन्होंने लिया था कि अरे डाल्टन भैया आप कैसे कह रहे हो, कैसे कह दिया आपने कि इसको टुकड़े नहीं कर सकते। तो गोल्डस्टीन निकल गए थे ढूंढने के लिए। तो गोल्डस्टीन 1886 में ही टुकड़े करने के लिए निकल गए, लेकिन जब टुकड़ा करना शुरू किया उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम हार मान लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि डाल्टन भैया ने सही कहा था, अब इसके टुकड़ा नहीं किया सकते। हालांकि वो प्रोटॉन ढूंढने वाले थे, माना जाता है कि अगर थोड़ा सा और प्रयास कर देते तो वो प्रोटॉन ढूंढ लेते।
उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को जहां तक उन्होंने छोड़ा था, ठीक है, रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अल्फा पार्टिकल से, ठीक है, अल्फा पार्टिकल से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसमें इन्होंने क्या करा 1917 में, इसलिए आपने देखा होगा कई जगह रदरफोर्ड लिखा होता है, कई जगह गोल्डस्टीन लिखा होता है। तो शुरुआत गोल्डस्टीन ने करी थी, लेकिन फाइनली जाकर ढूंढा था किसने, रदरफोर्ड ने। ऑप्शन में अगर आपको मिलता है गोल्डस्टीन नहीं रहे तो आप रदरफोर्ड लगाओगे, रदरफोर्ड नहीं रहे तो गोल्डस्टीन लगाओगे, दोनों रहे तो रदरफोर्ड लगाना, ठीक है। तो ये होता है। अब प्रोटॉन के बारे में भी देख लो, प्रोटॉन की बात करें तो इसमें चार्ज जो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ये जस्ट उसका उल्टा होता है चार्ज। लेकिन वजन देखो कितना फर्क होता है, देख रहे हो आप। वजन की बात करें तो इसका होता है 1.673, उसका था 9 पॉइंट समथिंग के आसपास, और 10⁻31 किलोग्राम था, ये कितना होता है 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अब ई बाई एम का रेशियो देखो कितना होता है, 9.58 इंटू 10⁴ के आसपास इसका ई बाई एम रेशियो होता है। अब हम बात करें तो ये कहां से मिला था हमारे को, एनोड रे एक्सपेरिमेंट से मिला था। वो कहां से मिला था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से मिला था। कैथोड रे में देखो सी है ना, सी है, उसमें थोड़ा सा ऐसे घुमा दोगे तो ये हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब देखो एक और बात आपको ध्यान रखनी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन का मास है, ये इलेक्ट्रॉन के मास से तकरीबन 2000 गुना ज्यादा होता है, 1800 गुना के आसपास होता है। 1800 दिया तो 1800 लगा देना, बाकी अप्रोक्सीमेटली 2000 गुना ज्यादा होता है। किसका मास, प्रोटॉन का मास। बस हो गया, प्रोटॉन खत्म। अब आ जाते हैं न्यूट्रॉन पर। देखो न्यूट्रॉन की खोज कर यही पूछा हुआ था सीजीएल टीयर 2 2024 के 20 जनवरी वाले शिफ्ट में। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन और सेम ईयर आया हुआ था 1932 वाला। तो एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते आप, कभी भी इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो खोजा था इसको किसने, जेम्स चैडविक ने। कब खोजा, 1932 में, ठीक है। और न्यूट्रॉन नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल आदमी होगा, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज ही नहीं है इस पर, लेकिन इसका अपना मास होता है। कितना मास होता है, जस्ट प्रोटॉन के बराबर इसका मास होता है, 1.675, थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है, उसका 73 होता है, इसका 75 होता है, इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये कहां से निकल के आया था, ये रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना करी गई थी, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उससे निकल करके आया क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। अब देखो हमने क्या करा, सबसे पहले एटम देख लिया कि एटम, डाल्टन ने बताया कि उसको तोड़ नहीं सकते, बाद में उसको तोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल गया, और भी चीजें निकल गई। अब कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि भाई देखो तुमने बता तो दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, लेकिन कैसे रहते हैं ये तो किसी ने नहीं बताया। तो इसके लिए कुछ मॉडल हैं, ठीक है, कुछ मॉडल तैयार किए गए कि हाँ भाई चलो हम कोशिश करके देखते हैं कैसे कैसे रहते हैं अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो सबसे पहला जो मॉडल आता है उसका नाम है थॉमसन मॉडल। क्या नाम है उसका, थॉमसन मॉडल। ये कब आता है, 1904 में। इंपॉर्टेंट है बहुत, ईयर सारे इसके देखते रहना। इस मॉडल को हम और नाम देते हैं क्या, प्लम पडिंग मॉडल, या क्रिसमस पडिंग मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल। क्या क्यों ऐसा नाम देते हैं, पहले सुनना ध्यान से। थॉमसन मॉडल में कहा उन्होंने कि भाई साहब देखो, अगर आपको समझना है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे रह रहे हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। आप एक तरबूज ले लो, ठीक है, तरबूज ले लो। अब तरबूज के अंदर आप देख रहे हो कि सारे लाल 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 दिखाई दे रहा है, और उसमें छोटे छोटे काले काले बीज दिखाई देते हैं। तो जो आपको लाल दिखाई दे रहे हैं ना, जितने भी आपको लाल लाल दिखा रहे हैं, वो सारे के सारे लाल क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। क्या है वो, पॉजिटिवली चार्ज है। और जो भी आपको ये काले काले दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे धंसे हुए, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये बातें उन्होंने कही थी, यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी गई हैं। और दोनों की संख्या आपस में बराबर है, ये देखो, तभी उन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, और पूरा का पूरा एटम क्या है, न्यूट्रल है। ये बात किसने कहा था, थॉमसन ने। साथ ही उन्होंने प्लम पडिंग इसलिए, या क्रिसमस पडिंग इसलिए कहा था क्योंकि आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा ना, क्रिसमस ट्री में क्या होता है, एक पेड़ लगा होता है और उसमें छोटे छोटे चॉकलेट बंधे होते हैं। तो सेम बात वहां पर भी समझाई थी, सेम कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये हो गया आपका थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के बाद आ जाता है, ये उतना ज्यादा चला नहीं, इसमें दम नहीं था। इसके बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, जो 1911 में इन्होंने मॉडल दिया था, पूछा जा सकता है। 1911 में ये मॉडल दिया, और मॉडल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल, ध्यान देना। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल क्या होता है थोड़ा देख लो। हीलियम का नाम तुमने सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना होगा तो हम आगे पढ़ेंगे भी, वैसे याद रखना। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका परमाणु संख्या 2 होता है। तो जब आप हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो ना, इसकी विधि होती है निकालने की, जब आप निकाल देते हो तो एक अलग ही रूप में आ जाता है, उस रूप को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। अब आप अल्फा पार्टिकल सुनो। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करा, क्या करा इन्होंने, गोल्ड फॉइल लिया, जैसे आप एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा ना, तो इन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया। वो गोल्ड फॉइल सिर्फ 100 एटम का बना हुआ था, काफी छोटा था,
सॉरी 1000 एटम का बना हुआ था। ये भी नंबर पूछा हुआ है सीडीएस के एग्जाम में, कितने एटम का बना हुआ था, तो 1000 एटम का बना हुआ था। ठीक है, 1000 एटम का बना हुआ था। अब यहां से देखो इन्होंने क्या करा, ये देखो यहाँ पर ये रहा आपका, यहां से लाइट पास करा और लाइट पास करने के बाद अल्फा पार्टिकल पास किया और ये आपका गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल से जब पास किया तो उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई ज्यादातर जो लाइट की किरणें थी वो सीधी की सीधी पास हो गई, ठीक है, सीधी की सीधी चली गई, लेकिन कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे वो थोड़े से बेंड हुए, दिख रहे हैं आपको, ये थोड़े थोड़े बेंड हो रहे हैं, थोड़े थोड़े बेंड हो रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि उनमें से 1/12,000 ऐसे रेज थे, ऐसे बीम थे लाइट के, 12,000 में से एक लाइट जो कि सीधा का सीधा रिएक्ट होकर के वापस उसी लाइन पर आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल उसी लाइन पर ऐसे रिएक्ट होकर के आ रहा था, वो बहुत ज्यादा डेविएट हो रहा था। वो कहाँ से आ रहा था, उसके सेंट्रल पार्ट से डेविएट होने के बाद, उससे टकराने के बाद आ रहा था। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया तो उसके बाद से उन्होंने फाइनल एक कंक्लूजन निकाला, रिजल्ट लिखा। क्या रिजल्ट लिखा, ये देखो। इन्होंने कहा कि जो एटम है ना, जो एटम है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो वही चीजें मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। एटम है उसके ज्यादातर पार्ट क्या है, खाली है। ठीक है, ज्यादातर पार्ट क्या है, खाली है। अब उसके बाद उन्होंने कहा, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की आप बात कर रहे हो, प्रोटॉन की, यहीं से प्रोटॉन की न्यू रखी इन्होंने। प्रोटॉन की आप बात कर रहे हो, वो क्या, वो बहुत कम स्पेस में है, पूरे एटम में नहीं फैला हुआ, एक छोटे से एरिया में फैला हुआ है। इसी एरिया को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि वही सेंटर वाले पार्ट में पॉजिटिव वाला चार्ज बैठा हुआ है। क्यों, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल हम इस पर फायर कर रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इस पर जा रहा है, वापिस आ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा है, प्लस प्लस को रिएक्ट करेगा, प्लस और ये माइनस होता तो अट्रैक्ट करता है, को खींचता, लेकिन ये दोनों एक जैसा चार्ज है, इसीलिए इसको डायरेक्ट डिफ्रेक्ट कर दे रहा है, भगा दे रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम एक जैसे हैं, कैसे रह सकते हैं, लड़का लड़का एक साथ कैसे सो सकता है। ठीक है, गलत नहीं लेना है, तो ये कर दे रहा है। ये बात इन्होंने कही। ये 2-3 मेन मुख्य यहां से निकले। जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने न्यूक्लियस की बात करी। न्यूक्लियस की बात सबसे पहले किसने करी, रदरफोर्ड ने करी। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि भाई क्या पोजीशन है, कहां पर कौन रह रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई। एक और बात इन्होंने बताया कि जो रेडियस ऑफ एटम है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेडियस ऑफ एटम है, एटम का जो त्रिज्या है, वो न्यूक्लियस के रेडियस से 10 का पावर 5 गुना बड़ा है। ठीक है ना, देख रहे हो आप कितना बड़ा है ये, और न्यूक्लियस कितना छोटा है। अब इनकी कहानी के कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ दिक्कतें आई। क्या क्या दिक्कतें? इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो इन्होंने बता दिया कि भाई सेंटर वाले पार्ट में, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कहा कि वो इसके किनारे किनारे, न्यूक्लियस के किनारे किनारे घूमते रहता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किनारे किनारे घूमते रहता है, सर्कुलर पाथ में, मतलब गोल 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 घूमते रहता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और गलती करी। इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसकी चर्चा इन्होंने नहीं करी। इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे बटा हुआ है, इसकी चर्चा इन्होंने नहीं करी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं करी। तो आगे बढ़ जाते हैं और इसी को ठीक करने के लिए आते हैं बोर साहब। बोर साहब एक मॉडल लेकर के आते हैं, जो कब लाते हैं, 1913 में। 1911 में वो, 1913 में ही है। बोर मॉडल की कुछ मुख्य बातें हैं। इन्होंने कहा कि देखो रदरफोर्ड, मेरी बात सुनो, तुम हो बेवकूफ, तुम्हें 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 थोड़ी बहुत काम तो आती है, लेकिन तुम्हें सफाई से काम करने नहीं आती। तुमने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैं मान रहा हूं कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, लेकिन उस न्यूक्लियस के चारों ओर तुम कह रहे हो, ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियस के चारों ओर तुम कह रहे हो कि ऐसे घूम रहा है, और उससे क्या है, एनर्जी निकल रही है। तो अगर एनर्जी निकल रही है तो एक समय के बाद ऐसा होगा, ये न्यूक्लियस है, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो घूमते घूमते इसकी एनर्जी कम होगी तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये न्यूक्लियस में घुस जाएगा। तो तुम कह रहे हो कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, और प्रोटॉन का चार्ज कैसा है, प्लस, इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, माइनस। इलेक्ट्रॉन जब घूमता 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 बीच में जाएगा, दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा भाई, भयंकर ब्लास्ट होगा। तो ये स्टेबल ही नहीं रहेगा। तुम गलत कह रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है दिया, ठीक है, कुछ तो ठीक करना पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे नहीं होता है। तुमने सही कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके गोल गोल घूम रहा है, लेकिन 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 वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, वो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करता है। ठीक है, वो रेडिएट, पहली बात उन्होंने ये कही कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो एक ऑर्बिट में घूमता है, मतलब वो फिक्स रास्ता है, इसी पर घूमता है वो,
ऐसा नहीं घूमता घूमता अंदर को चला गया, नहीं, ये उसका रास्ता फिक्स है, इसी में घूमेगा। अब ये रास्ता फिक्स इसलिए है क्योंकि इस रास्ते की अपनी एक एनर्जी है। जैसे मान लो ये जो आप देख रहे हो ना, एक ऑर्बिट, इस गोल वाले को हम एक ऑर्बिट कह देते हैं, इसको हम दूसरा ऑर्बिट कह देते हैं, इसका तीसरा ऑर्बिट। कैसे बटा गया? क्योंकि इस ऑर्बिट की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी है अंदर वाले की। ये जो दूसरा ऑर्बिट आपको दिख रहा है, इसकी एनर्जी बिल्कुल इससे अलग है और ये पूरी एक जैसी है। तीसरी है, वो तीसरी इससे अलग है लेकिन इसके अंदर में सारी एक जैसी है। वैसे ही चौथी तीसरी से अलग है और इसमें अंदर में सारी एक जैसी है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कहा कि भाई साहब सब अलग अलग एनर्जी लेवल पे होते हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, अब कोई पहले वाले में है, ठीक है, पहले ऑर्बिट में है, तो वो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे होंगे उन सबकी एनर्जी कैसी होगी? बराबर होगी। और अगर उसकी एनर्जी अलग है तो वो दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, अगर उसकी ऑर्बिट एनर्जी और अलग है तो वो तीसरे ऑर्बिट में जाएगा। ये बात किसने कही? ये बात बोर ने कही। यहाँ से थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हुई। ठीक है, वही बात उन्होंने यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई है। और इस जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है, इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? शेल कह लो, एनर्जी का सेल कह दो, या एनर्जी का लेवल कह लो। ठीक है, इन सबका अपना अपना एक एनर्जी लेवल है, उसी में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। पहले वाले को इन्होंने नाम दिया के, दूसरे वाले को एल, दूसरे तीसरे को एम, चौथे को एन। इसको 1 2 3 4 भी हम दिखाते हैं, देखेंगे कैसे। इन्होंने कहा कि हाँ भाई इस वाले में ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये सारी बातें इन्होंने कह दी। एक दो बातें और इन्होंने कही, कहा कि देखो भाई कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो ना, जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ती जा रही है। जितने न्यूक्लियस के पास हो एनर्जी कम है, 2 नंबर पर एनर्जी लेवल दोगुना हो गया, मतलब बढ़ गया। तीसरे में थोड़ा और बढ़ गया, चौथे में और बढ़ गया। तो जैसे आप जाते हो बढ़ता है। क्या ऐसा भी होता है क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल करके ऐसा होता है इसमें निकल जाता है, सॉरी, एक एनर्जी ऑर्बिट से दूसरे में चला जाता है? हाँ, ऐसा होता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि होता है। कई बार क्या हो जाता है, मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, मन नहीं लग रहा, किसी ने इसको क्या करा, कुछ पिला दिया। अब पिला दिया तो क्या है, एनर्जी एनर्जी बहुत हाई हो गई इसकी। तो हाई हो गई तो क्या हो गया, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चला गया। ठीक है, कूद करके, बहुत रेयर होता है जब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, कूद करके लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाता है। जिससे चढ़ा उठा के लड़के क्या करते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में घुसाते थे कॉलेज में कि घुस जाओ, और बाद में मार पड़नी हो अलग। ठीक है, अब यहाँ जाने के बाद क्या हो जाता है ना, ये जैसे हाई लो वाले से हाई वाले में गया तो वहां क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। भाई साहब मैं तो गलत जगह आ गया, अब तो मुझे एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको एनर्जी बढ़ानी पड़ती है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जैसे हाई एनर्जी से लो एनर्जी में चला गया। ठीक है, हाई एनर्जी वाले से लो एनर्जी में गिर गया, चक्कर वक्कर आ गया, चला गया अंदर में, तो वहां क्या हो जाता है कि उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत हाई एनर्जी है। यहाँ देखेगा क्या, यहाँ तो एनर्जी बहुत कम है, तो यहाँ मुझे निकालनी पड़ेगी, नहीं तो मैं रह नहीं पाऊंगा, भगा देंगे ये। तो वो अपने कपड़ा पर निकाल देता है, कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही रहूंगा, गरीब बन गए, मुझे यहाँ रख लो। ठीक है, मैं एनर्जी हटा देता हूँ, अपना निकाल देता हूँ, तो यहाँ एनर्जी रिलीज कर देता है। बस इतनी बात इन्होंने कही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि देखो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, या जो एनर्जी इमिट करेगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि मान लो कि पहले ऑर्बिट में E1 एनर्जी है, ठीक है, और दूसरे में क्या है, E2 एनर्जी है। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई इसमें चला गया तो इसमें उसमें कितना इलेक्ट्रॉन सॉरी एनर्जी एब्जॉर्ब किया है या इमिट किया है, कैसे निकालेंगे। तो उन दोनों की एनर्जी का गैप ले लो। जैसे मान लो कि ये पहले ऑर्बिट में 10 यूनिट एनर्जी था और वो भाग करके दूसरे में चला गया, उसमें 5 यूनिट एनर्जी है, तो दोनों को माइनस कर लो, 10 में से 5 घटा लो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 एनर्जी को वो इमिट करेगा या 5 एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करेगा। अब ये बात इन्होंने एक फॉर्मूला और लिखा क्या, इसको हम एच न्यू से भी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, एच न्यू। एच क्या होता है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। ये हमेशा फिक्स रहता है। क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ देखो लिखा हुआ है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 गुणे 10 का पावर -34। ये वैल्यू पूछा हुआ है ये वैल्यू पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। एच और न्यू क्या होता है, न्यू होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तुम्हें दिया होगा और एच का डेटा तुम्हें पता ही है, दोनों रख दो एनर्जी निकल जाएगा। पहला तो ये फॉर्मूला है। दूसरा क्या है, दोनों एनर्जी वाले का गैप निकाल लो तो भी तुम्हें पता चल जाएगा। यह एक और फॉर्मूला होता है एच सी बाई लेमडा। एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, सी क्या है, ये स्पीड होता है। ठीक है, और लेमडा क्या हो जाता है, वेवलेंथ होता है। ये हम अलग पढ़ेंगे तो देखेंगे उस समय क्या हो जाता है। ठीक है, अब इतना हो गया तो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो वही बात सारी यहाँ पर हमने लिख दी है। अब हुआ क्या कि इन्होंने कहा देखो अब जब घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें अपना एक मोमेंटम होगा। ठीक है, अपनी गति होगी, तो गति होगी तो उसको हमने कह दिया एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया। कौन सा फॉर्मूला है, MVR। ये एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है।
सॉरी, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH/2 एन क्या होता है, एन होता है जो नंबर ऑफ सेल आप देख रहे थे ना 1 2 3 4 वो, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया, और पाई का तो तुम जानते ही हो। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वेलोसिटी, और आर क्या है, रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है आपके एटम का, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। इतनी बातें हो गई। अब देखो इसमें भी कुछ दिक्कतें आई, किसमें, जो बोर साहब ने बातें कही ना, इसमें भी कई सारी दिक्कतें आई। वो सारी दिक्कतें साइंटिस्टों ने उठाई, कह रहे तुम बहुत होशियार बन जाओ, ऐसा नहीं होता है, तुमने सबकी कमियां गिना दी और तुम्हारी क्या, तुम्हारे कैसे होगा। तो एक प्रिंसिपल चलता था हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम जस्ट इसके बाद देखेंगे, घबराना नहीं है। तो इसने पहले तो उसको वायलेट करा। ठीक है, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, नाम में ही अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, जस्ट 1 मिनट हो गया। ठीक है, पहले तो उसको वायलेट करा इन्होंने, और इन्होंने क्या करा कि इनकी जो थ्योरी थी वो हाइड्रोजन और छोटे जो जो एटम्स थे उनके लिए तो ठीक काम कर रही थी, लेकिन जो बड़े बड़े एटम्स थे उसमें फेल हो जा रही थी, तो वहां इनका काम खत्म हो गया। उसके अलावा ये 2-3 इफेक्ट होते थे, जैसे जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। कुछ नहीं होता है, नहीं जानना है तुम्हें, बस ध्यान रखना, क्योंकि स्टेटमेंट फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि जीमान इफेक्ट को फॉलो करता है कि नहीं, नहीं करता है। बोर्स इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट को करता है कि नहीं, नहीं करता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, इसमें इन्होंने क्या करा, जैसे रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि देखो, जो मैंने शेल की बात करी है, जो मैंने ऑर्बिट की बात करी है, हर शेल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहां देख लो। एक फॉर्मूला उन्होंने दिया 2n², ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया, 2 × n²। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 × 1² बराबर 2। ठीक है, पहले ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं, 2। दूसरे ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं, तो 2² × 2 यानी 8, 2 दूना 4, ऐसे मत कर लेना। ठीक है, कि पहले गुणा कर लो बाद में स्क्वायर करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर थर्ड वाले में कितना रहता है, 3² 9, 9 दूना 18, ऐसे ही फोर्थ में कितना रहेंगे, 4² 16, 16 दूना 32। तो ये बातें उन्होंने कंफर्म कर दी कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जहाँ एक बात ध्यान रखना, जो भी आउटर ऑर्बिट होगा उसमें हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, भले उसकी कैपेसिटी 18 हो लेकिन रखेंगे 8 ही, इतना ही ध्यान रखना है। और अगर छोटा कंपाउंड हो, इसको हम ऑक्टेट लॉ कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ऑक्टेट लॉ कह देते हैं। और एक डुएट लॉ होता है, जैसे वो हाइड्रोजन और हीलियम में लागू होता है। उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है, तो एक ऑर्बिट में कितना हम रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो वो सिर्फ 2 ही रख सकता है, इसीलिए वहां पर मैक्सिमम 2 ही रख सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के कंसेप्ट में डुएट लॉ लागू होता है। बस इतनी बातें हो गई बोर के बारे में। थोड़ा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जान लो, फिर कुछ और चीजें पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की बात करें तो तुमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखा ना कि क्या हो जाता है। यहाँ देखो, ये हो गया आपका एटम, ये हो गया आपका क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम प्लस साइन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो वहां तो 0 चार्ज हो गया, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस कैसा होता है, प्लस होता है। ये बात रदरफोर्ड ने बताया है, रिवीजन करवा दिया। और ये बाहर वाला एरिया जिसको हम ऑर्बिट कह रहे हैं, यहाँ कौन रह रहा है, इलेक्ट्रॉन रह रहा है, तो यहाँ पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर, या इसको हिंदी में हम कह देते हैं क्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ठीक है, तो परमाणु संख्या की बात करें, क्या होता है परमाणु संख्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों का जोड़ नहीं, ध्यान रखना है। किसी एक का संख्या निकाल लो, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लो या तो प्रोटॉन की संख्या निकाल लो, तो जो भी निकालोगे आप उस संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी परमाणु संख्या 1 हो गई। अगर आपसे मैं कहूं कि इसमें बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो 1 ही होगी। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। आपसे अगर कोई पूछ दे कि इसके में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने, तो कितने होंगे, 6 ही होंगे। सोडियम का परमाणु संख्या Na से होता है सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या जो है 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे, 11 और 11 ही होते होंगे। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखो एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक मास या मास नंबर ये होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार है उसको जोड़ दिया जाता है। पूरे एटम में तुम्हें पता है, पूरे एटम का भार हम बता रहे हैं, तो पूरे एटम का भार बताने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन का भार बताने की जरूरत है क्या, नहीं, इसलिए क्योंकि ये लगभग 0 के बराबर होता है। तुमने देखा ना कि 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, लगभग निग्लिजिबल है। ठीक है, प्रोटॉन की भार क्या है, इससे 1800 गुना, लगभग 2000 गुना ज्यादा है। तो हम इसका भार लेकर ही क्या करेंगे, अब 1800 में
तो जीरो जोड़कर ही क्या कर लोगे, 0.1 जोड़कर ही क्या कर लोगे, तो इसलिए इसको निग्लिजिबल माना जाता है। हम मास नंबर में या एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन के भार को नहीं जोड़ते, हम किसके भार को जोड़ते हैं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को जोड़ते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ न्यूक्लियन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यूक्लियन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि न्यूक्लियन में क्या क्या आता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है, बस इतना ध्यान रखना है। क्यों न्यूक्लियन इसको कहते हैं, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियन कहते हैं, सिंपल। एटॉमिक मास और मास नंबर आपने पढ़ लिया। अच्छा, एटॉमिक मास को मापने के लिए ना एक यूनिट बनाई गई थी, एक तरीका बनाया गया था। जैसे आप तराजू देखते हो ना, तराजू के लिए आप डायरेक्ट थोड़ी यहाँ पर आधा किलो तौल दोगे, 500 ग्राम तौल दोगे, यहाँ पर आपको क्या हो जाता है कि वो बटखरा रखना पड़ता है। ठीक है, 500 ग्राम का बटखरा रखना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा यहाँ 500 ग्राम तौल रहे हो तुम। तो वैसे ही तौलने के लिए एक एटॉमिक मास यूनिट बनाई गई। ठीक है, ये है बैलेंस करने के लिए एक बटखरा बनाया गया। क्या बनाया गया कि कार्बन जो 12 ग्राम का होता है, ठीक है, 12 ग्राम का, उसका 1/12 हिस्सा ले लो। 1/12 हिस्सा लोगे तो ओवरऑल ये कितना बच जाएगा, 1। अब इसको ले लिया गया कि हाँ भाई इसी से हम सबकी तुलना करेंगे और सबका मास हम गिनेंगे। ठीक है, अब इससे कोई 16 गुना ज्यादा है तो उसका वजन 16 ग्राम हो गया, इससे कोई 20 गुना ज्यादा है तो उसका वजन 20 ग्राम हो गया, इससे कोई 25 गुना ज्यादा है तो 25 ग्राम हो गया, सिंपल। तो ये हो जाता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम एमयू लिखते हैं और अब के टाइम पर सिर्फ यू ही दिखाते हैं, पहले एमयू लिखते थे। तो ये बात भी ध्यान रखना, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, ये सारी बातें हो गई। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, एटॉमिक मास और मास नंबर को लिखने का एक तरीका होता है। कैसे, ये मान लो तुम्हारा एक्स जो है कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो नीचे वाले एरिया में ना, यहाँ पर ये जो देख रहे हो, इसमें हम लिखते हैं जेड से हम दिखाते हैं एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर में एटॉमिक मास लिखते हैं। मास ज्यादा होता है इसीलिए ऊपर, और जो कम होता है वो नीचे, याद रखने का यही तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे तुम देख लो यहाँ पर, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है वो 8 होता है और भार कितना होता है, 16 होता है। तो लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक भार देख लिया, तब आइसोटोप देख लो, आइसोबार देख लो। समस्थानिक, हिंदी इसका क्या होता है, आइसोटोप का समस्थानिक। बहुत ध्यान से सुनना, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। आइसोटोप ये होता है कि सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम परमाणु संख्या हो, लेकिन जो परमाणु भार है वो अलग अलग हो। ठीक है, परमाणु संख्या सेम लेकिन परमाणु भार अलग अलग। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख लो, उदाहरण के तौर पर देख लो, यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, Cl से क्लोरीन होता है। और यहाँ जो नीचे लिखा जाता है ये क्या है, परमाणु संख्या, ये क्या है, परमाणु संख्या। ऊपर में जो लिखा गया परमाणु भार, यहाँ देख रहे हो दोनों का परमाणु संख्या क्या है, सेम है, 17-17 ही है, लेकिन दोनों का परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। एक का 35 और एक का 37 है, तो ये क्या हो गया, आइसोटोप हो गया। अच्छा, क्लोरीन जो होता है ना, ये इन दो फॉर्म में ही पाया जाता है नेचुरली। ठीक है, नेचुरली इन दो फॉर्म में पाया जाता है। ये वाला ज्यादा पाया जाता है, 35 वाला 3 गुना पाया जाता है, और ये इसका मतलब 75% ये पाया जाता है, 25% ये पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि क्लोरीन का एक एवरेज वेट निकालते हैं। तो एवरेज वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 गुणा 35, ठीक है, 3 ये पाया जा रहा है और 1 ये पाया जा रहा है, तो एक से हम इसको गुणा कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज जो वजन आता है ना क्लोरीन का, वो 35.5 आता है। क्लोरीन का वेट कितना आता है, 35.5। ये भी पूछा गया आपसे एग्जाम में, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, 35.5 आता है। तो ये आप आइसोटोप समझ गए। आइसोटोप के बारे में एक और बात कही जाती है कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। देखो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई चीज बाहर से कैसी दिख रही है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई चीज अंदर से कैसी है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड में आया, आ जाओ वापिस आ जाओ टॉपिक पे। सो आइसोटोप हमने देख लिए, आइसोटोप के उदाहरण और देख लो। एक तो क्लोरीन देख लिया हमने, इसके अलावा हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से, 3 आइसोटोप होते हैं। एक हाइड्रोजन, देखो ये सब में क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, लेकिन एटॉमिक मास सबके अलग अलग हैं 1 2 3। सो यहाँ से क्या है, जिसका एटॉमिक मास 1 है उसको हम प्रोटियम कह देते हैं, और जिसमें 2 है उसको हम ड्यूटेरियम कह देते हैं, और जिसमें 3 है उसको हम ट्राइटियम कह देते हैं। तो इसको याद करना भी काफ़ी ईजी है। 3 ट्राई, 2 ड्यू, और प्रोटियम मतलब 1। इस ड्यूटेरियम से क्या बनता है, इस ड्यूटेरियम से बनता है हैवी वाटर। जो तुम H2O देखते हो ना, वो नॉर्मल वाटर है। इसको लिखने का, हैवी वाटर लिखने का तरीका होता है D2O। ठीक है, D2O में कौन सा हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं हम,
हाइड्रोजन जिसका 2 ग्राम वेट है, ठीक है, ध्यान रखना है, जिसका आइसोटोप क्या है 2। इसके अलावा आता है कार्बन। कार्बन की बात करें तो इसके 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से? कार्बन का 12, 13 और 14। ये जो 14 वाला है ना, स्टार मार्क कर लो, बहुत बार पूछा गया है। किसी चीज का एज कितने साल का है, हजारों साल पुरानी चीजों को पता करने के लिए कितनी साल पुरानी है, डेटिंग के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कार्बन 14 इस्तेमाल करते हैं। ये 1000 बार पूछा गया आपसे एग्जाम में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं, जैसे एक यूरेनियम का आइसोटोप है 235। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनते हैं ना, उसके फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पता नहीं कितने बार पूछा गया है। कोबाल्ट 60, ठीक है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्लेटिनम का भी इस्तेमाल होता है। प्लेटिनम का एक आइसोटोप होता है, उसका इस्तेमाल भी अगर कभी पूछ ले, हालांकि पूछेगा नहीं, तो वो भी कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक आयोडीन का, ये आइस आयोडीन होता है, आयोडीन का आइसोटोप है 131। ये ग्वाइटर घोंघा रोग में इसका इस्तेमाल होता है। अब आ जाओ आइसोबार और आइसोटोन, ये क्या होते हैं सर? तो आइसोबार की बात करें तो समभारिक, ठीक है, ये क्या होता है कि सेम एटॉमिक मास, उसमें क्या था? सेम एटॉमिक नंबर था। इसमें सेम एटॉमिक मास सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो आर्गन है, ये एयर से आर्गन, के से पोटेशियम और सी से कैल्शियम। सो आर्गन 18 और वजन कितना होता है? 40। ये देख सकते हो आप, इन सबके मास क्या है? सेम है, और एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग है, 18, 19, 20, लेकिन मास सबके सेम है। ये क्या हो गया? आइसोबार। भार या आइसोबार, सबके भार सेम। सम मतलब सेम, और भार मतलब वजन। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, ये क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स जिसके न्यूट्रॉन सेम हो। ये भी आजकल पूछा जाने लगा है काफी ज्यादा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, आप सर न्यूट्रॉन कैसे निकालें? कुछ नहीं करना है भाई साहब, देखो जो आप एटॉमिक मास देखते हो ना, ठीक है, जैसे कार्बन देख रहे हैं, इसका एटॉमिक मास कितना है? 14। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। वैसे ही नाइट्रोजन है 15, 7। ऑक्सीजन है 16, 8। ठीक है, तो ये सारे हो गए। और हमें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर ले लो, ठीक है, इन दोनों का क्या कर लो? अंतर ले लो। जैसे 14 में से 6 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8। इन दोनों का अंतर ले लोगे, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इन दोनों का अंतर ले लोगे, कितना हो जाएगा? 8। ये देख रहे हो, तीनों में बराबर बराबर न्यूट्रॉन है। ये जो संख्या निकली है न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो इन तीनों में क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। तो बराबर है तो हम क्या लिख देंगे कि हाँ भाई ये आइसोटोन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, अब आ जाते हैं हम हाइजेनबर्ग साहब की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। यहां से थोड़ा लेवल अप करते हैं, ठीक है, लेवल अप मोड, ठीक है, लेवल अप मोड करते हैं। हाइजेनबर्ग, हिंदी में कहे तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। नाम में ही अनिश्चितता। देखो, बोर ने क्या कहा था कि हाँ भाई ये निश्चित है, ये निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहते हैं। हाइजेनबर्ग ने कहा कि देखो भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। ये 1927 में दिया गया था, ऐसा नहीं होता। इन्होंने कहा कि एग्जैक्ट पोजीशन बताना और एग्जैक्ट उसका मोमेंटम बताना किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का, तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, कुछ भी ले लो, मेसॉन ले लो, बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है एक साथ दोनों चीजें बताना। ध्यान से सुनना, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का जो भी परमाणु के अंदर पाए जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, उसके एग्जैक्ट पोजीशन बताना और मोमेंटम बताना एक साथ, ये संभव नहीं है। ये हाइजेनबर्ग ने कहा, ये हाइजेनबर्ग ने कहा। ये तभी तो कह रहे हैं ना, बोर इसका क्या करता है? वायलेशन करता है, इसको नहीं मानता, गलत। यहाँ करके बोर थ्योरी काम करना बंद कर देती है। ठीक है, अब इसको लिखने का एक फॉर्मूला है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, डरना नहीं, बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा देख लो। डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है? पोजीशन को दिखा रहा है। एक्स मतलब पोजीशन, जो अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन है वो। पी मतलब क्या होता है? मोमेंटम, मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो, अनिश्चितता है वो। और ये जो होता है, ये तुमसे पूछा जा सकता है कि बराबर का साइन दे करके दिया जा सकता है कि बराबर होता है, मोर देन इक्वल होता है, या सिर्फ मोर देन होता है। तो मोर देन इक्वल होता है किसके? h/4π के। h/4π का, और h क्या है तो मुझे पता ही होगा, प्लैंक कांस्टेंट है। बस इतना ही, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसके बाद एक और आ जाता है, थोड़ा लेवल अप और करते हैं, थोड़ा लेवल अप और करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे हैं और बहुत चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए।
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये क्या होता है? सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, इसको दिया था किसने? श्रोडिंजर ने। इसने दिया था श्रोडिंजर ने। किसका इस्तेमाल करके? श्रोडिंजर इक्वेशन का इस्तेमाल करके। क्या है श्रोडिंजर इक्वेशन? आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने एक इक्वेशन बनाई होगी, उसी का नाम रख दिया होगा श्रोडिंजर इक्वेशन। ठीक है, ये तो मैं भूल ही नहीं सकता इक्वेशन, ये मेरे बहुत बहुत सारे किस्से हैं इससे, कभी बात करेंगे इस पे। और हाँ, इसने क्या करा? श्रोडिंजर ने बोला कि यार तुम लोग सारे, क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम क्या इलेक्ट्रॉन को बेचारे में उसमें तुम आत्मा देख ही नहीं रहे हो, सब इसको कण कण कह रहे हो, पार्टिकल कह रहे हो। ये पार्टिकल है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन को हम वेव की नजर से देख सकते हैं, पार्टिकल की नजर से तुम देख रहे हो। ठीक है, तो इसने क्या करा कि वेव, इलेक्ट्रॉन को वेव की नजर से देखा। ठीक है, कि भाई साहब थोड़ा वेव की नजर से भी तो देखो, पार्टिकल से तो सब देख ही रहे हैं। और वेव के आधार पर इसने क्या करा? उसके बारे में, जगह के बारे में बताया। और इसने क्या किया कि डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के, यहाँ आगे लिखा होगा, ये देखो ये देखो ये देखो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दिया गया था। इन्होंने बताया कि भाई साहब इसका ईयर एक बार लिख लेना, कब दिया गया था। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो पार्टिकल्स और वेव, वेव मतलब क्या हो जाता है? तरंग, जो ऐसे 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 मूव करता है। जब हम वेव पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। बस इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों के जैसा काम करता है, बिहेव करता है। ये किसने कहा था? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने। और इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया था, लैम्डा बराबर h/mv। लैम्डा क्या हो जाता है? वेवलेंथ। जब वेव है तो उसके बीच का कोई लेंथ होगा, इसका क्रस्ट, ऊपर वाला ऊंचाई का या नीचे वाले गड्ढे का, दोनों के बीच के लेंथ को हम क्या कह देते हैं? दोनों के बीच के लेंथ को हम वेवलेंथ कह देते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक वेव होता है या यहाँ से यहाँ तक वेव होता है, तो इन दोनों के बीच के लेंथ को वेवलेंथ कह दिया। अब इलेक्ट्रॉन का मास और v से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन h, तो बताओ अब तुम क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, सिंपल। ठीक है, तो ये होगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो इसने क्या किया ना श्रोडिंजर ने, तो डी ब्रोगली के भी इक्वेशन को, उनकी थ्योरी को अप्लाई किया, और हाइजेनबर्ग की जो प्रिंसिपल थी उनको भी अप्लाई किया। अब इसने कहा कि देखो भाई, मैं बोर जैसा नहीं हूं कि मैं कह दूं हाँ भाई ऐसा ही होता है, सर्टेनिटी है, निश्चितता है। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा कि चांसेस है, चांसेस है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुम कह रहे हो ना बोर, सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम कह रहे हो कि यहाँ ऑर्बिट है सेम एनर्जी का, ठीक है, और तुम कह रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। कहाँ रहता है जरा बताना, बताना कहाँ पर है, बताना एग्जैक्ट। नहीं बता पाओगे तुम। तो इसने क्या करा? श्रोडिंगर ने कहा कि भाई देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसे जगह हैं इस ऑर्बिट्स में जिसको उसने नाम क्या दिया था? ऑर्बिटल्स। क्या नाम दे दिया था? ऑर्बिटल्स। बोला कि ये ऑर्बिटल्स ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रॉन के रहने की, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसी का नाम क्या दिया था उसने? ऑर्बिटल्स दे दिया था। ठीक है, अभी हम ऑर्बिटल्स देखेंगे, बहुत ध्यान से यहाँ आ जाओ। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स की बात करें तो दोनों में फर्क देखो, दोनों में फर्क देखो। ऑर्बिट्स सबसे पहले बोर ने दिया था, और ऑर्बिटल्स की बात किसने करी थी? श्रोडिंजर ने। तो ऑर्बिट्स में कहा था बोर ने कि ये तो फिक्स सर्कुलर पाथ है एक, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल 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 बनाया था उसने, और कहा था कि ये फिक्स सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमते रहता है। और जो इसने बनाया ना श्रोडिंजर ने, ये 3D स्ट्रक्चर बनाया, 3D का स्ट्रक्चर बनाया इसी के अंदर में। इसने बोला कि ये एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर होगा, और ये न्यूक्लियस के आसपास में बनाया। ठीक है, इसने क्या करा बोर ने? इसने बोला कि ये एग्जैक्ट लोकेशन है, लेकिन श्रोडिंगर ने कहा नहीं, यहाँ प्रोबेबिलिटी है, बोर झूठ बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। ठीक है, और जो बोर ने बोला था वो सर्कुलर बताया था कि इसका शेप जो होता है वो सर्कुलर होता है। इसने जो ऑर्बिटल बताया ना, 4 तरह के बताए कि भाई देखो उसमें 4 तरह के ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से? s p d है, उन सबके अलग अलग शेप होते हैं। इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। घबराओ मत, कैसे कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा। इसका शेप स्फेरिकल, नाम से ही पता है, नाम में एस है तो एस से स्फेरिकल। पी है, पी कैसा होता है? डम्बेल शेप होता है। डम्बेल आपने देखा है ना जो उठाते हो आजकल, तो डम्बल शेप का होता है। डी जो होता है इसमें क्या हो जाता है? ये क्लोवर का लीफ जैसा होता है, ऐसा कोई एक पत्ता होता है उसके जैसा दिखता है। और एफ जो होता है वो कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा इसने कहा। इन सब जगहों पर ये सारे ऑर्बिटल्स हैं। यहीं पर कौन मिलेगा? तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जाकर देख लेना, ये श्रोडिंगर ने कहा। अब जरा समझते हैं ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स के बारे में। एक और बात कही, क्वांटम नंबर का कंसेप्ट दिया गया है। देखो थोड़ा लेवल अप कर रहे हैं, समझो चीजों को, मैं समझाऊंगा। मैंने पहले सोचा ये नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कहा यार मैं हूं ना, डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। क्वांटम नंबर समझने के लिए लिखा गया, क्या लिखा गया कि सबसे पहले इसको 4 हिस्सों में बांटा गया। एक प्रिंसिपल, एक एजिमुथल, गलत नहीं वर्ड यूज करना है, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल में क्या किया गया कि जो तुम ये देखते हो, लोग कह देते हैं कि KLMN जो तुम्हारा शेल है, इसको हम 1 2 3 भी कह देते हैं, 1 2 3 नहीं, ये 1 2 3 कहाँ से आया है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आया है।
ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इसको हम 1 2 3 से दिखाते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है n। क्या होता है, ये सिर्फ क्या करता है कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी और उसका साइज को बताता है, सिंपल। ठीक है, उसका साइज कितना है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये साइज है। ठीक है, वो साइज कितना बड़ा है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसी को दर्शाने वाले को हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह दिया। बोर वाला क्या कह रहा था, वो के एलिमेंट कह रहा था, इसने क्या कर दिया क्वांटम थ्योरी में, इसको 1 2 3 कर दिया, सिंपल। तभी हम आज के एलिमेंट को हम 1 2 3 भी लिख देते हैं। एज़ोमुथल क्वांटम नंबर क्या कहता है, ये एस पी डी एफ इन सब के शेप के बारे में बताता है। ठीक है, पहले वाले ने साइज के बारे में बताया, ये शेप के बारे में बताता है। किसके शेप के बारे में, जो हमने ऑर्बिटल्स देखे ना एस पी और डी और एफ, इनके शेप के बारे में बताता है। ठीक है, तो और हाँ, जिसको हम एल से दिखाते हैं, और एल का वैल्यू निकालते हैं हम 0 से लेकर के n-1 तक। ठीक है, एन कौन था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मान लो 5 है, ठीक है 5 है, तो ये कहाँ था हुआ एज़ीमुथल नंबर, 0 से लेकर के 5-1 तक, 5-1 यानी 4 तक। ठीक है, यहां तक हो गया कौन, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एस का वैल्यू कितना होता है 0, पी का होता है 1, डी का होता है 2 और एफ का होता है 3। 0 1 2 3 एसपीडीएफ। और ये भी याद रखना है कि एस से ज्यादा एनर्जी होता है पी का, ठीक है, पी का उससे ज्यादा एनर्जी होता है डी का, उससे ज्यादा एनर्जी होता है एफ का, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, एस बढ़ जाएगा तो पी में जाएगा, फिर जाता है डी में और फिर जाता है एफ में। अभी हम देखेंगे आगे। उसके अलावा बताया मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तुमने कहा कि वो वेव है, तो वेव है तो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब बिजली पैदा करता है ना, तो उसके आसपास अपने आप क्या हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब चुंबकीय प्रभाव होने लगता है, दिखने लगता है। तो उस चुंबकीय प्रभाव को दिखाने के लिए इन्होंने मैग्नेटिक यानी एम से इसका सिंबल रखा, और इसको बोला कि इसका वैल्यू निकालना है तो -L से लेकर के +L तक होगा। जैसे मान लो कि L की वैल्यू है 1, ठीक है, जैसे L की वैल्यू क्या है 1, P के लिए L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 1। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछ दे इसमें मैग्नेटिक का वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा, -1 to +1, सिंपल। क्या दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है चौथा क्वांटम नंबर, जिसका नाम है स्पिन। ये क्या है ना, ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉन को बताने का, कैसे कैसे अरेंज किया जाता है, थोड़ा डेप्थ में है लेकिन समझो। स्पिन क्या है, बोला जाता है कि देखो जो तुम इलेक्ट्रॉन को रखोगे ना, तो एक साथ ऐसे नहीं रख सकते हो। ठीक है, अब दो लोग एक साथ सो रहे हैं, दोनों एक साथ मुंह रख कर सोएंगे मान लो, अब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लिंग से आते हैं, तो अगर कंफर्टेबली उनको एक साथ, अब एक ही बेड है, अब लेटना है तो क्या करेंगे, सबसे सेफ तरीका ये है कि एक बंदा उधर मुंह कर ले, दूसरा बंदा इधर मुंह कर ले, सही है ना। तो स्पिन दिखाने का यही तरीका होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को इधर कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इधर कर देते हैं, ताकि एक दूसरे को बैलेंस कर लें। ठीक है, और इसको हम अगर ये मुंडी ऊपर की तरफ है तो इसको हम +1/2 कह देते हैं, और अगर इसकी मुंडी नीचे की तरफ है तो इसको -1/2 कह देते हैं, सिंपल। बस ये हो गया क्वांटम नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, इतनी बात अगर आप समझ गए हो, यहाँ तक अगर आप पहुँच पाए हो तो शुक्रिया आपका, और काफ़ी चीज़ें आप अब तक समझ पाए होगा और आपका लेवल ठीक ठाक हो गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब समझो मोटा मोटी चीज़ें, कैसे इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं, अगर तुम सब चीज़ जान गए हो तो इलेक्ट्रॉन को सजाने का तरीका तो बोर ने दिया था, तुम्हें पता है। क्या कहा था कि एक ऑर्बिट में या एक शेल में क्या होता है, 2n² होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 2n का स्क्वायर होता है। 2n का स्क्वायर मतलब n शेल का नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हमने देखा था कि पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तीसरे में आते हैं 18 और चौथे में आ जाते हैं 32। अच्छा देखो समझो, पहले होता क्या है ना, जिसमें मान लो एटम जो है एक घर है। ठीक है, एटम क्या है, एक घर है, इसमें एक बीच में कमरा है, बीच में कमरा है जो कि बुक है, किसके लिए बुक, प्रोटॉन नाम के आदमी के लिए बुक है। ठीक है, अब इसके बाहर में कुछ कमरे हैं जिसको हम ऑर्बिटल कह देते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल कह देते हैं। तो एटम हो गया घर, सॉरी एटम हो गया घर, ऑर्बिट हो गए कमरे, और ऑर्बिटल हो गया बेड। ठीक है, एटम, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ठीक है, तो एटम हो गया आपका घर, ऑर्बिट हो गया क्या, रूम, और ऑर्बिटल हो गया क्या, उसका बेड। अब ऑर्बिटल हमने 4 तरह के देखे हैं, SPDF, अभी हम उनको एक करके देखेंगे। पहले ऑर्बिट वाले में समझो, ऑर्बिट में कैसे सजाते हैं, फिर हम ऑर्बिटल में कैसे सजाते हैं वो भी समझ लेंगे।
सबसे बेस्ट तरीका है कि तुमने कहा भाई कि पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे 2, दूसरे में कितने आते हैं, दूसरे में आ जाते हैं 8, मैक्सिमम की संख्या मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितना आ सकते हैं दूसरे में 8, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 18, और चौथे में कैसे आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं 32। कहाँ से आ सकते हैं, ये फॉर्मूला से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया तुमने KLMN या 1 2 3 वाले में, 1 2 3 4 वाले तुमने ऑर्बिट में सजा दिया। लेकिन यहाँ पर वही चीज देख लो, यहाँ पर सजा दिया। जैसे ऑक्सीजन में कोई पूछ ले कैसे सजाओगे ऑर्बिट में, तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे 2, ठीक है, ऑक्सीजन का संख्या परमाणु संख्या 8 होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ गए, हमारे को कितना 8 सजाने हैं, बच गया 6 को हम किस में भेज देंगे, सेकंड वाले में। सेकंड में कितने टोटल आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, 6 भेज देंगे, तीसरे में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये खाली छोड़ देंगे रूम। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना हो जाता है 12, ठीक है 12, तो पहले वाले में ऑर्बिट में कितना जाएगा 2, दूसरे वाले में 8 कैपेसिटी 8 उसको दे दो, 8 लोग वहां सो सकते हैं तो 8 वहां सुला दो, बच गए कितने 2 लोग, तो आ जाओ भाई तीसरे कमरे में आ जाओ, तो तीसरे कमरे में 2 सो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो तुमने ऑर्बिट का बंटवारा कर दिया, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऑर्बिटल में कैसे हम अरेंज करते हैं इसको, 1 सेकंड हो गया इसका काम, अब ये हैंग होने लगा। ऑर्बिटल में कैसे अरेंज करते हैं, देखो मैंने बोला ना कि रूम तुमने देख लिया कि ऑर्बिट है, ऑर्बिट का अंदर ऑर्बिटल क्या है बेड, तो SPDF के 4 बेड हैं। ठीक है, S जो बेड है ये सिंगल बेड है, इस पर कितने लोग सो सकते हैं 2 लोग। P जो है ये 3 बेड का सेट है, ठीक है 3 बेड इसमें लगे हुए। D है 5 बेड का सेट और F है 7 बेड का सेट। तो S पर कितने लोग सो सकते हैं 2 लोग, P में 6 लोग 2 2 2, और D में 2 2 करके 10 लोग, और F में 7 हैं तो 14 लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं S में सुलाते हैं। S में कैसे सुलाते हैं, एक ऐसे सो जाता है जैसा मैंने आपको बताया था ऐसे, और एक ऐसे, क्या हो गया भैया, ठीक है एक ऐसे और एक ऐसे। दूसरा P में कैसे होता है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, ये चलना ही बंद हो गया क्या, 1 सेकंड रुकना। हाँ जाओ फिर वापस आते हैं, सिस्टम की कुछ दिक्कत हो गई थी। ठीक है, सो आ जाओ, क्या हो गया, सो आ जाओ, अभी वापस करते हैं सब कुछ, वापस से सारी चीज़ें हैंग हो गई थी, सही करना पड़ा। ठीक है, सो हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने वहाँ तक पहुँचा दिया था, ऑर्बिट्स में सारी चीज़ें कर दी थी। ठीक है, ऑर्बिट्स का और सारे एग्जाम्पल तुम प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जैसे सोडियम का 11 होता है, 11 होता है तो कैसे रखोगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 आएगा। जैसे फॉस्फोरस का 15 होता है, 15 को कैसे रखोगे 2 8 5, अगर कोई पूछे तो नहीं बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। अब हम थोड़ा इसमें समझ लेते हैं। देखो रूम में पहुंच गए ऑर्बिट के अंदर, अब आ जाता है ऑर्बिटल कौन कौन सा, SPDF। तो S में जो है आप देख सकते हो कि एक बेड लगा है, P कितने सेट का है 3 बेडों का सेट है, D कितने बेड का सेट है 5, और F 7। इसमें कितने आ सकते हैं 2, P में कितना आ सकते हैं 2 2 2 6, वैसे D में 10 और F में 14 आ सकते हैं। ठीक है, अब इनको रखने का एक तरीका होता है कि देखो भाई साहब एक का मुंह इधर रहेगा तो एक का मुंह इधर रहेगा, आप 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे ना, ये सिंबल होता है दिखाने का। ठीक है, अब 2 लोग एक साथ सो रहे हैं तो एक साथ मुंह सटा के तो सोएंगे नहीं, तो बेटर ये है दोनों के कंफर्ट के लिए कि एक मुंह उधर कर ले और एक नीचे कर ले। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है, और वैसे ही इसमें होता है, इसको हम कई बार ना PX PY PZ भी लिख देते हैं, PX PY PZ भी लिख देते हैं। ठीक है, और आप जो M देख रहे थे ना, M जैसे आपने देखा था L क्या होता है, इसके लिए 0 होता है, P के लिए क्या हो जाता है 1 होता है, D के लिए क्या हो जाता है 2 हो जाता है, और F के लिए क्या हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और M क्या बताया था -L2 + M। ठीक है, -L2 + L। तो हम P के लिए अगर M निकालें, M क्या हो जाएगा P के लिए -1 2 + 1। देखो ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल इतना याद रखना, बीच वाले को डिनोट करने का तरीका होता है 0। राइट साइड में जाते हो जब तुम इंटीजर में तो क्या लिखते हो +1, इधर जाते हो तो क्या लिखते हो -1। वैसे ही इस यहाँ आ जाओ D वाले में, तो बीच में लिख दो 0, इधर लिख दो +1 +2, और इधर क्या लिख दोगे -1 -2, बस यही तो है M। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा, मान लो यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो तुम किस में कहोगे M0 में आ रहा है ना,
इसमें आता तो क्या कहते हैं m+1 में आ रहा है, ठीक है। चलो वैसे ही इसमें हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ -1 -2 -3 और उधर क्या हो जाता है +1 +2 और +3, ये m हो जाते हैं, ठीक है। स्पिन तुम देख रहे हो ना, एक ऊपर की तरफ सर एक नीचे की तरफ, अगर एक ही आ गया तो क्या हो जाएगा +1/2 और एक पूरा नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये मैंने बता दिया आपको। अब देखो तुम्हें पता है ना कि 1 में फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आते हैं 2। अब दोनों को सुलाने के लिए कौन सा बेड चाहिए, हमारे को ये ऑर्बिटल नाम का बेड लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में तुमने सुना होगा सिर्फ s आता है, ठीक है। क्यों s आता है, क्योंकि s पर दो लोग आसानी से सो सकते हैं, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हो। तो 1 में कितना आ जाएंगे 1s2 आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर 2 से ज्यादा हो गए, मान लो 8 हो गए, तो क्या करना पड़ेगा, 2 तो तुमने 1s में सुला दिए, अब 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, वहां भी बेड चाहिए। तो सबसे पहले दूसरे कमरे में एस बेड लगा होगा, एस बेड पर क्या करोगे 2 लोगों को सुला दोगे। फिर क्या करोगे कि अब तुम्हें और कितने लोग सुलाने हैं, 8 में से 2 तो यहाँ सुला दिए, 2 यहाँ सुला दिए, 4 और सुलाने हैं। तो क्या करोगे, दूसरे से कहोगे भाई एक और बेड की व्यवस्था करो। तो दूसरा कहेगा क्या कि एस एक ही रह सकता है, दूसरे के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पी लेना पड़ेगा। तो पी के पास कितनी कैपेसिटी है 2 2 2 6 कैपेसिटी है, इसमें कितने बचे हुए 4, तो 4 तो इस पर सो ही जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके चीजें बढ़ती हैं, समझ रहे हो ना। अब आप समझ गए कि 1 में सिर्फ एस क्यों होता है, 2 में एस पी होता है, और इसके बाद 3 में एस 3p और 3d होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। अच्छा जब ये सजाते हैं ना, ये सजाते हैं तो हम बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में सजाते हैं, ये ओबो का प्रिंसिपल हम आगे देखेंगे। खैर यहाँ पर देख लो, उदाहरण के तौर पर जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस को तुम तोड़ोगे तो 2 8 5 में टूटेगा, तो ये तो ऑर्बिट में सजा दिया। ऑर्बिटल में सजाना तो कैसे सजाओगे, पहले डब्बे में 2 आएगा तो 1s में 2 लिख दे तुम, ठीक है। और दूसरे में कितने आ जाएंगे, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो s में कितनी कैपेसिटी है 2 की, और p में कितनी कैपेसिटी है 6 की, तो 2 2 4 छोड़ दे 10 10 तो तुमने लगा दिए, बच गए कितने 5। तो s में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम 2, और p में कितने बच गए हैं 3, तो 3 यहाँ लगा दो, हो गया। यही तो सजाने का तरीका है, इतना कॉम्प्लेक्स थोड़ी है भाई, आराम से देखते रहना, ठीक है बस। अब ये क्वांटम नंबर कैसे डिसाइड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, अभी 1 मिनट रुक गया, पहले ये देख लो। देखो 3 प्रिंसिपल दिए गए इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। सो बेसिकली ये पहला प्रिंसिपल है ओबो प्रिंसिपल। ओबो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन सजा रहे हो ना, तो बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में सजाओ। जैसे हम देख रहे थे ना, पहले में क्या है 1s, दूसरे में क्या है 2s2 2p2, 2s 2p, उसके बाद आता है 3s 3p में। लेकिन 3p के बाद 3d आना चाहिए ना, क्योंकि तीसरा ऑर्बिट है 3d वाला, लेकिन उससे पहले क्या जाता है 4s आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी इससे कम होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, तो यहीं तक आप रखो, ज्यादा मत रखो। आपको याद कितना रखना है 3d तक याद रखना है। 1s पहला तो समझ गए, पहले में सिर्फ s आएगा, दूसरे में s और p आएगा, तीसरे में sp आएगा, बस एक लफड़ा है d से पहले s को ले आना है, बस खत्म हो गया मैटर। तो ओबो प्रिंसिपल ये कहता है बढ़ते हुए एनर्जी ऑर्डर में लगाना है। हुंड का रूल क्या कहता है, हुंड का रूल कहता है कि फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बराबर है, क्या है बराबर है, जैसे p है तो p में तीनों की एनर्जी क्या होगी बराबर होगी। तो कहता है उसमें क्या करा जाता है ना, 3 जैसे तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ऐसा नहीं करोगे कि पहले इसमें 2 भर दोगे, नहीं, तुम्हें क्या करना है कि सिर्फ 1 भरना है इसमें, फिर इसमें 1 भरना है, फिर इसमें 1 भरना है, तीनों में 1 भर दिए। अब 3 से ज्यादा है तो फिर वापस से यहाँ से भरना शुरू करोगे, फिर यहाँ से भरना शुरू करोगे, यहाँ से भरना शुरू करोगे। ये होता है हुंड का रूल। पॉली का एक्सक्लूशन क्या कहता है कि देखो कोई भी दो एलिमेंट का, जो हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा ना अभी, सॉरी क्वांटम नंबर पढ़ा 4 होते हैं, वो चारों सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये कहता है कौन, पॉली एक्सक्लूजन। अच्छा आप सारी चीजें समझ गए, तो यहाँ बताओ क्वांटम नंबर कैसे, यहाँ कैसे डिसाइड करोगे। अगर मैं पूछूं 3p3 का क्वांटम नंबर कैसे बताओगे, तो n क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो 3 हो जाएगा, ये 3 ऑर्बिट से दिखाता है ना, तो ये हो गया 3। l क्या हो जाता है, बताओ क्या होता है l, p के लिए l क्या होता है 1, तो 1 लिख दो। और m क्या हो जाता है, तो तुम्हें पता है कि -l से लेकर के +l तक। लेकिन हम P3 की बात कर रहे हैं ना, P3 में तुम क्या करोगे, पहले इसमें सजाओगे, दूसरा इसमें सजाओगे, तीसरा इसमें सजाओगे, 2 1 तो नहीं सजाओगे, एक एक करके सजाते हो, फिर इसको पेयर करना शुरू करते हैं। तो तीसरा किस में गया है, इस वाले में गया है, ठीक है। तो ये क्या है 0, ये क्या है +1, ये क्या है -1, तो तीसरा किस में गया है +1 में, तुम क्या लिखोगे +1, ठीक है। अब स्पिन की बात करें तो तीनों का सर ऊपर है, लास्ट वाले का कितना है ऊपर है, तो हम क्या लिखेंगे +1/2,
हो गया कंफर्म, सारी चीजें आ गई। अब तुम जा करके सोडियम आयन के लिए अपने घर पर होमवर्क कर लेना बस। अब आ जाओ थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में जान लेते हैं। वैलेंसी की बात करें तो देखो, वैलेंसी कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल बात है। सारी चीजें जान गए हो तब थोड़ा सा हल्का है सारी चीजें। जो तुमने देखा कि ये मान लो एटम है, ठीक है, ये एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, ये सारे ऑर्बिट्स हैं। तो ऑर्बिट्स हैं, तो जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होता है, सबसे बाहरी कमरा होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसको हम वैलेंसी कहते हैं, सिंपल। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो सोडियम है, सोडियम कितना परमाणु संख्या होता है, 2, 11। तो पहले में कितना लाइट डालते हो, 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 1, यानी बाहरी वाले में कितना है, 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 1। वैसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो इसका परमाणु संख्या होता है 8। पहले में कितना डालोगे, 2, दूसरे में कितना डालोगे, 6, खत्म हो गया बात। ऐसे ही सारे के हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से एक चीज और मुझे तुम्हें सिखानी है। क्या सिखाना है कि तुम्हें मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट क्या करता है, उसके बाहर वाले ऑर्बिट में चाहिए क्या, कि उसको 8 रहे। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ करके, वो चाहते हैं 2 ही रहे। 8 रहने के लिए कोई क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर देता है या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, ये सोडियम है, इसके बाहर वाले में कितना है, 1। कितना ऑकवर्ड सा लग रहा है ना, सोडियम 1 दे देगा कि अच्छा है, आसानी से 8 बन जाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्या करता है कि 1 डोनेट कर देता है, 1 किसी को देता है, भाई तुम ले लो यार, मैं ज्यादा स्टेबल हूँ बिना उसके ही। ठीक है ना, बिना उसके मैं ज्यादा स्टेबल हूँ, पर्सनल हो गया ये। तो सोडियम क्या करता है, 1 डोनेट कर देता है। तो सोडियम जब 1 डोनेट करेगा तो डोनेट करने वाले जो दानी है उस पर क्या हो जाएगा, प्लस साइन आता है। ठीक है, 1 डोनेट किया तो 1 प्लस, अगर 2 प्लस डोनेट किया होता तो 2 प्लस। इसको हम या तो प्लस प्लस लिख सकते हैं या +2 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो 1 ही डोनेट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके फिर कंफर्टेबल हो जाएगा मामला, इसके 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, आराम से ये स्टेबल हो गया। और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो जब प्लस चार्ज आ जाता है ना, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, कटायन कह देते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, या धनायन कह देते हैं। और जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आखिरी वाले में कितने, 6, इसको चाहिए कितने, 2। तो ये डोनेट करेगा कि ले लेगा, कम है ना, संख्या में कम है लेने वाले, तो 2 ले लेगा आसानी से। किसी न किसी कहता है भाई दे दो 2, तो जितने ये लेगा ना वो क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, माइनस हो गया। अगर 1 लेता तो 1 माइनस, 2 ले रहा है तो 2 माइनस। अब इस माइनस वाले चार्ज को हम एनायन कह देते हैं, सिंपल। ये क्यों किया जाता है, स्टेबिलिटी किया जाता है। वैलेंसी समझ गए, आयन समझ गए, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, कैटायंस और एनायंस। तो कैटायंस में क्या आ जाएगा, जैसे Na प्लस हो गया, Na प्लस हो गया, Mg+2 हो गया। ठीक है, और एनायंस में क्या आ जाएगा, O-2 हो गया, N-3 हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, देखो ऐसा पॉली मतलब क्या होता है, बहुत, एटम्स मतलब एटम्स, तो ऐसे आयंस जिसमें बहुत सारे एटम हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो अमोनियम आयन है। ठीक है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 4 हैं, तो बहुत सारे हो गए ना, 2 या 2 से ज्यादा हो गए, तो 5 हो गए टोटल एटम। अब कह रहे हैं आयन, तो इस पर मान लो एक प्लस चार्ज है, तो ये हो गया पॉलीएटॉमिक आयन। तो ऐसा आयन जिसके ऊपर चार्ज लगा हो और प्लस उसमें बहुत सारे एटम हो, तो हम उसको पॉलीएटॉमिक आयन कह देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई क्लियर, ये सारी चीजें हो गई क्लियर। चलो अब आ जाओ यहाँ पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है तो हम उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आइसोटोप, आइसो बार पढ़ रहे थे ना, वैसे ही होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो, ये नियोन है, इसमें क्या है, इसका परमाणु संख्या होता है 10, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। अच्छा सोडियम जो है, इसमें तुमने देखा ना कि इसने क्या किया, प्लस आया, इसका मतलब क्या है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। इसके पास टोटल कितने थे, 11, तभी तो इसका परमाणु संख्या 11 था। लेकिन 1 इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, इसके पास भी बचे हुए हैं 10। जैसे मैग्नीशियम है, इसका परमाणु संख्या होता है 12, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास कितना बच गया, 10। एल्यूमिनियम कितना होता है, 13, इसने 3 दे दिया, इसके भी कितने बच गए, 10। अब आप देख सकते हैं इन सबके इलेक्ट्रॉन 10 है। अच्छा जब ये चार्ज आता है ना, जब ये आयन बनता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोटॉन नहीं देता, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्या देता है, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर रहता है, तो उसको आसानी से दे सकते हैं। बाहर है तो आसानी से धक्का मार के निकाल सकते हो, हाँ भाई तुम जाओ। प्रोटॉन वाला सबसे अंदर सेफ घर में है, वो कैसे बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ डोनेट होता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, क्योंकि इन सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही नाइट्रोजन के पास देख लो, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 होता है, इसने 3 माइनस लगाया तो 3 लिए हुए हैं, इसके कितने हैं, 10।
ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगा हुआ है, इसके भी कितने हैं 10, 8 और माइनस लगे हैं 2, तो 2 इसने लिए हैं तो 10 हो गए। फ्लोरीन का एटॉमिक संख्या होता है 9, एक लिया है कितना होता है 10, और नियोन का तो 10 होता है। इन सब के परमाणु संख्या कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 10 10 10, तो हो गया भाई ये सब किसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक एग्जांपल। अच्छा अब आयंस और मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा समझो। होता क्या है कि पहले मॉलिक्यूल के बारे में जानो। मॉलिक्यूल वो होता है कि किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा एलिमेंट जो सब्सटेंस का गुण रखता हो। जैसे उदाहरण के तौर पर 5 लीटर पानी, कल भी यही एग्जांपल लिया था, आज भी लूंगा। 5 लीटर पानी है, इसका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा 1H2, क्योंकि सारे के सारे H2O से मिलकर के बना होगा, तो सबसे छोटा वाला क्या हो जाएगा 1H2। ठीक है। अच्छा तुम कहोगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी तो होगा, लेकिन एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए तो क्या इसमें पानी का गुण है क्या? ये तो पानी रहे ही नहीं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि सब्सटेंस का वैसा सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा हिस्सा जिसमें उसका सारा गुण मौजूद हो। जैसे ये 1H2O में ये भी पानी ही रहेगा, मतलब इसके सारे गुण इसमें मौजूद रहेंगे, तो इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये एलिमेंट हो जाते हैं, ये एटम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूल है, सबसे छोटा है और सारे गुण इसमें, सारे गुण रिटेन करता है ये। उदाहरण के तौर पर पानी हो गया, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये बनते कैसे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्ज आते हैं -2 चार्ज। ठीक है, यानी इसको 2 की जरूरत है। ठीक है, -2 यानी 2 की जरूरत है। हाइड्रोजन के पास कितने चार्ज होते हैं +1 चार्ज, 1। अब ये क्या करता है, इसके बाहर में कितने 2, इसके बाहर में कितने 1, ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गए H2 और बन गई है। जैसे Mg, ठीक है, Mg के ऊपर चार्ज आता है क्या +2, और Cl के ऊपर चार्ज आता है -1। ठीक है, तो यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या लिख सकते हैं Mg, और ये 2 चला जाएगा किसके नीचे, Cl के नीचे, तो Cl2। सिंपल, ऐसे बना देते हैं आयन से मॉलिक्यूल। अब एटॉमिसिटी क्या होती है, देखो एटॉमिसिटी ना नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे तुम H2O देख रहे थे, तो H2O में कितने टोटल एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो टोटल कितने एटम हो गए 3 एटम मिलकर के ये एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, समझ रहे बात आप। तो इसी को हम एटॉमिसिटी कह देते हैं कि एक मॉलिक्यूल को बनाने में कितने एटम उसमें जा रहे हैं, उसको हम एटॉमिसिटी कह देते हैं, सिंपल, परमाणुकता कह देते हैं। ठीक है, अब जिनके पास सिर्फ एक ही एटम है उसको हम मोनोएटॉमिक कह देते हैं। जिनके पास जनरली 2 एटम पाए जाते हैं उनको डाईएटॉमिक कह देते हैं। जिसके पास 3 पाया जाता है उसको ट्राईएटॉमिक कह देते हैं। जिसके पास 4 पाया जाता है उसको टेट्राएटॉमिक कह देते हैं, और 5 पाया जाता है तो पेंटा ऐसे कह देते हैं। ठीक है, जैसे आर्गन को देखो, आर्गन जनरली क्या हो जाता है ना, ये फ्री रहता है तो ये मोनोएटॉमिक कहलाता है, अकेले रहता है। हीलियम भी अकेले रहता है तो मोनोएटॉमिक। कुछ लोग अकेले अच्छे नहीं लगते, जैसे ऑक्सीजन देखो अकेले नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि अकेले रहेगा तो रिएक्शन करने लगता है, इसलिए हमेशा अपने एक जोड़े को रखता है साथ में। भाई तुम भी रहो यार साथ में, अकेले में मर जाऊंगा कोई मार देगा, तो 2 रहते हैं एक साथ, तो 2 हमेशा रहते हैं, इसलिए इसको हम डाईएटॉमिक लिखते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सारे के सारे डाईएटॉमिक होते हैं। ओजोन जो होता है ट्राईएटॉमिक होता है, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में 3 है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों। फास्फोरस में 4 एटम्स होते हैं, फास्फोरस अकेले नहीं रहता, उसको 3 लोग चाहिए, 3 फास्फोरस और चाहिए, इसलिए उसको टेट्राएटॉमिक कह देते हैं। और सल्फर जो होता है उसमें 8 एटम्स होते हैं सल्फर के, इसलिए उसको हम ऑक्टाएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक कह देते हैं, बस। अब मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है कि जितने भी इसमें एटम है ना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम है, इनका पूरे का वजन जोड़ लो और वजन निकालो और उनको जोड़ दो, जो वजन बनेगा वही कहला जाएगा मॉलिक्यूलर मास। मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, उदाहरण के तौर पर इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन कितने कितने ग्राम के हो जाएंगे, 1 1 ग्राम के, तो 2 गुणे 1 2 ग्राम। और एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का वजन कितना होता है 16 ग्राम, 16 ग्राम, तो टोटल को जोड़ोगे तो 18 ग्राम। वाटर कितने ग्राम का होता है, एक मॉलिक्यूल 18 ग्राम का होता है। वैसे ही देख लो, यहाँ पर कोई कंपाउंड है, उसको अगर हम रेशियो बाई मास करेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे तुमने देखा कि हाइड्रोजन क्या था 2 ग्राम आ रहा है, और ऑक्सीजन टोटल कितना आ रहा है पानी में, तो 16 ग्राम। दोनों का रेशियो अगर तुम निकालो तो क्या निकल जाएगा 1:8 नहीं निकल जाएगा, वही बात यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब कितना कितना कितने कितने के रेशियो में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो 2 और 1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो वही लिखा है 2 1। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12 ग्राम वजन होता है और ऑक्सीजन का 16 तुम्हें पता ही है, तो 12 और 16 गुणा 2 32, 12:32। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 3
1:8। वही बात यहाँ लिखा हुआ, सॉरी सिंपलेस्ट कह रहा हूँ, रेशियो बाई मास। सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है तो 1:2, बस खत्म। अब मोल कंसेप्ट देख लो थोड़ा सा। मोल कंसेप्ट में क्या हो जाता है कि मोल जो है वो सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है। कहते हैं कि सब्सटेंस को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मोल है। ठीक है, एक मोल जो है, एक मोल जैसे मैं बताया था ना, तराजू होता है निकालने के लिए, तभी तो आप वजन तौल सकते हो। तो वैसे एक मोल होता है वजन। कैसे इसको बैलेंस किया जाता है, तो आप क्या करते हो, कार्बन के 12 ग्राम, कार्बन के 12वें हिस्से के, ठीक है, 12वें हिस्से से एक मोल निकालते हो तो क्या हो जाएगा वो 12 डिवाइडेड बाई 1/12। ठीक है, तो ये 1 होता है, तो ये बैलेंस हो गया। अब इससे जो अगर 5 गुना ज्यादा है तो उसका 5 मोल आ जाएगा, 6 गुना ज्यादा है तो 6 मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जो मास तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें कह दे कि 16 ग्राम ऑक्सीजन का मोल बताओ, तो क्या बता दोगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन में गिवन मास कितना है 16 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाता है 16 ग्राम, तो 16 डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 मोल हो गया ये, सिंपल। अच्छा, एक ये होता है Na होता है एवोगाड्रो नंबर, इसका वैल्यू होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 से पूछा हुआ है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो, कई बार तुमसे पूछ लिया जाता है कि कोई मॉलिक्यूल है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स बताओ या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, कुछ भी बताओ, ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले तो कैसे बताओगे, तो तुम क्या करोगे, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स और एवोगाड्रो नंबर, इन दोनों को गुणा कर दो। n निकालने का तरीका क्या है, गिवन मास में मोलर मास और उसको एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दो तो निकल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। या तुम एक काम भी कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स अगर कोई पूछ ले तो इसको क्या करो, इसको डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से, वही चीज मैंने यहाँ किया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो। अच्छा, एक और बात याद रखना, 1 मोल ऑफ एनी एटम या मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, उसका रिलेटिव मास ऑफ दैट पार्टिकल इन ग्राम, तो जो जितना वजन उसके ग्राम में है ना, वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। जैसे कार्बन 12 ग्राम है, कार्बन कितना है 12 ग्राम है, ठीक है, तो 1 मोल कार्बन एटम में कितना ग्राम हो जाएगा, 12 ग्राम लिख सकते हो। या उसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि n इंटू Na यानी एवोगाड्रो नंबर, n इंटू नंबर ऑफ मोल। 12 ग्राम कार्बन एटम है, कितना मोल होगा 12 ग्राम बाई 12 ग्राम, यानी 12 1, तो 1 यहाँ लिख दिया मैंने, और 1 गुणे 6.022 इंटू द पावर, बस अब दी एंड हो गया। उसके बाद एक बर्जीलियस सिंबल देख लो, बर्जीलियस सिंबल में कुछ नहीं है, ये तो पूछता ही नहीं है, बस इतना याद रखना, ये 1813 में दिया था बर्जीलियस ने। उस समय क्या था, किसी को पता नहीं था कि हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, 1813 की बात है, या कार्बन को कैसे दिखाते हैं या वाटर को कैसे दिखाते हैं, तो इसने अपने लिए सिंबल बना ली। अब है ना हाइड्रोजन के लिए H या CO2, उस समय ऐसा सिंबल था। इंपॉर्टेंट कौन सा सिंबल है, ये H वाला, जिसके बीच के डॉट में क्या जाता है तो हाइड्रोजन कहलाता है। अगर पूरा काला है तो कार्बन, पूरा गोल है सफेद है तो ऑक्सीजन, सिंपल। ये फॉस्फोरस देख रहे हो, मर्सिडीज का लोगो जैसा है, वैसे वैसे ही वाटर वाला, वाटर में क्या है, ये है H का सिंबल है, और ये क्या है वो O का सिंबल है, दोनों को जोड़ दिया वाटर बन गया। कार्बोनिक ऑक्साइड, ये है कार्बन, ये है ऑक्साइड, दोनों को जोड़ लिया कार्बोनिक ऑक्साइड, इजी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आयरन का I, जिंक का Z, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अब ये लास्ट ही था, आप कुछ देख लो ऐसे। एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिए हैं, इनको कल याद करके आना, क्योंकि कल पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो परमाणु संख्या, एलिमेंट्स, उनके सिंबल और एटॉमिक मास। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन इसका सिंबल क्या होता है H, एटॉमिक मास 1। हीलियम परमाणु संख्या 2 और इसका सिंबल होता है He और मास होता है 4। ऐसे मैंने सारे लिख दिए हैं 20 तक के, एक बार देख लेना आप। ठीक है, बहुत आसान है। और मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक तरीका होता है, जो आपका इवन नंबर है ना, जनरली ये होता है इवन नंबर में, अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो उसमें 2 से गुणा कर दो, और अगर ऑड है, ठीक है, ऑड है तो 2 से गुणा करके 1 बढ़ा देना बस। ठीक है, 1 बढ़ा देना। एक्सेप्शन कौन कौन है, एक ये है एक्सेप्शन, ठीक है, कौन सा, नाइट्रोजन। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सा वाला एक एक्सेप्शन है आपका, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी ठीक है। एक ये एक्सेप्शन है क्लोरीन, ठीक है, बाकी सब जगह वो नियम लागू हो जाएगा, आप देख सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी का संख्या क्या है इवन है, तो उसमें सिर्फ 2 से गुणा कर देना। फॉर एग्जांपल हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, तो 2 से गुणा कर तो 4 निकल गया। किसी का ऑड है, जैसे लिथियम का ऑड है 3, तो 3 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो, 7 हो गया।
ठीक है। बेरिलियम का क्या है, इवन है 4, तो 4 दूना 8, ये एक एक्सेप्शन और है, मैं वही कह रहा था क्या मिस हो रहा है, ठीक है। 4 दूना 8 और 1 जोड़ दो 9, लगभग 2 गुना के बराबर ही होता है। बाकी सब में सेम है। देखो बोरॉन क्या है, ऑड नंबर है तो 2 गुना करके 1 जोड़ दिया है यहाँ पर भी। ये क्या है, इवन नंबर है 6 से सीधा डबल कर दिया है। नाइट्रोजन तो मैंने बता दिया एक्सेप्शन है, ठीक है। और ये जो नियोन आप देख रहे हो ये क्या हो जाता है, इनर्ट गैस होता है। आर्गन जो होता है वो भी इनर्ट गैस होता है और हीलियम भी इनर्ट गैस होता है। इनर्ट कहने का मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद। और ध्यान रखिए, देखो यार गुस्सा नहीं आता, बस आप लोग से मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्लीज़। जब मैं एफर्ट लगा रहा हूँ तो आप भी प्लीज़ अच्छा बुरा देख करके थोड़ा मैनेज कीजिए, चीज़ें होती रहेंगी अच्छी बुरी तो, ठीक है। बाकी आप सब प्यारे हो, चलता रहेगा, देखते रहिए और मन हो तो शेयर कर दीजिएगा, आपकी इच्छा। ज़्यादा आज कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उससे पहले ये देख लेना कि इस क्लास से सवाल आना कंफर्म है, ठीक है। क्लास के बाद पीपीटी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद, टाटा बाय बाय।